नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। शुरुआत करेंगे एमपीसीजी प्राइम की। छत्तीसगढ़ झारखंड की सीमा पर बुधवार रात नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। नक्सलियों ने सड़क निर्माण कंपनी के मुंशी की गोली मारकर हत्या कर दी। साथ ही निर्माण कार्य में लगे 2 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। सवाल यह है कि क्या लगातार कार्रवाई से नक्सली घबरा गए हैं? क्या ये नक्सलियों की बौखलाहट है जो इस तरह सामने आ रही है? ये रिपोर्ट देखिए। सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई अब नक्सलियों का मनोबल तोड़ रही है और उनकी बौखलाहट खुलकर सामने आ रही है। नक्सली अब आम लोगों को निशाना बनाने में भी गुरेज नहीं कर रहे। एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर करीगुट्टा की पहाड़ियों पर 240 से ज्यादा घंटों से बड़ा नक्सल ऑपरेशन जारी है, तो इसका असर अब झारखंड में भी नजर आ रहा है। नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ झारखंड की सीमा पर बसे ओसरा पाट गाँव में बुधवार रात जमकर उत्पात मचाया। नक्सलियों ने सड़क निर्माण कंपनी के मुंशी अयूब खान की गोली मारकर हत्या कर दी और निर्माण कार्य में लगे 2 वाहनों में आग लगा दी। अयूब की पत्नी ने बताया कि नक्सली उन्हें अपने साथ लेकर गए थे और कुछ दूरी पर ले जाकर उन्हें गोली मारकर फरार हो गए। तो इस सब आए हैं मामा सब, अब तुमको भी परेशान करेंगे बेटा, जाओ घर पास। उसको हम बोल रहे हैं तो हंसतो पस्तो हो गया, तो बदक के जाके गाड़ी बैठे हैं। तब तक उन लोग बदक के आके उसको ही पकड़ लिए। उसको पकड़े उसके बाद उसको भी ले लिए। उसके बाद सबसे तेल निकलवा रहे हैं। वो मक्की अठी है, मक्की आकर उसको बिनवा रहे हैं। वो सबसे आगे लगाने के लिए सब बैठा होकर देख रहे हैं जाने की मालूम। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक देर रात 40 से 50 नक्सलियों ने 2 घंटे तक पूरे इलाके में उत्पात मचाया। इसके बाद वो झारखंड की तरफ जंगलों में फरार हो गए। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। क्या वो वर्दी में थे क्या, ऐसा कुछ? हाँ, सभी लोग काला सा ड्रेस पहना था और सभी पैदल ही आए थे और राइफल वगैरह? उनके पास मैंने बगल में लटकाया हुआ था, मतलब राइफल वगैरह जो भी हो, हथियार था उनके पास। और अगल बगल में भी आदमी लोग का संख्या लगा, अगल बगल पूरा घेरे हुए था। लगभग कितने की संख्या में होंगे? लगभग तो 50-60 से ज्यादा ही होंगे। वो लोग बताएं वो उग्रवादी संगठन माओवादी थे या जेजेएमपी या इस तरह कुछ? नहीं भैया, हम लोग उन लोग से कुछ पूछे भी नहीं। हम लोग के पास खुद दहशत था, डर था। हम लोग कुछ नहीं बात किए, जो जैसे कहे हम लोग सुने और फिर वो लोग जाने के लिए कहा, हम लोग चले गए। ये घटना भले ही झारखंड राज्य की सीमा पर हुई है, लेकिन घटना के बाद से छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाकों में पुलिस और सुरक्षा बल अलर्ट पर है। छत्तीसगढ़ राज्य के सामरी थाना प्रभारी विजय सिंह ने भी झारखंड में घटनास्थल पर जाकर मौके का मुआयना किया और स्थानीय पुलिस अधिकारियों से मामले की जानकारी ली। इस घटना को नक्सलियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन संकल्प से जोड़कर भी देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस ऑपरेशन से नक्सली बौखला गए हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर सुरक्षा बलों का ध्यान करीगुट्टा इलाके से हटाने की कोशिश की जा रही है। अंबिकापुर से रोमी सिद्दीकी की रिपोर्ट। नक्सली बार बार वार्ता के लिए पत्र जारी कर रहे हैं। ऐसा पहली बार है जब नक्सलियों की बौखलाहट साफ नजर आ रही है, लेकिन नक्सलियों के नाम पर बार बार जारी हो रहे पत्रों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। करेगुट्टा के जंगल में नक्सली घिर चुके हैं। आगे बढ़ रहे सुरक्षा बलों का हर कदम नक्सलवाद के खात्मे के ताबूत पर एक कील की तरह है। नक्सलियों की घबराहट इस बात की तरफ साफ इशारा कर रही है कि करेगुट्टा के जंगल में चल रहा ऑपरेशन संकल्प उनके लिए कितना घातक साबित होगा। यही कारण है कि नक्सली बार बार वार्ता के लिए पत्र जारी कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई नक्सली वार्ता चाहते हैं? जो पत्र नक्सलियों की तरफ से जारी हो रहे हैं, उनकी सत्यता कितनी है? यही सवाल छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा भी उठा रहे हैं। एनडीटीवी से बातचीत में विजय शर्मा ने कहा कि पत्रों की विश्वसनीयता की जाँच जरूरी है। और कुछ लोग सामने आ रहे हैं, वो कौन है भाई? वो कैसे कह लेंगे? उनकी बात का क्या विश्वास? आप अगर अचानक कोई हमारे बीच में आकर कहे कि वो मध्यस्थता करेंगे, भाई वो कौन है भाई? जिनको बात करना है वो बात करेंगे। चिट्ठियां जारी हुई हैं, वो है ध्यान में, उसकी ऑथेंटिसिटी भी कोशिश कर रहे हैं पता करने की, लेकिन उचित लोग होंगे तो चर्चा। गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि सरकार बातचीत के लिए शुरू से तैयार है, लेकिन नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी के मेंबर जब प्रस्ताव रखेंगे बात तभी होगी।
किसी के भी पत्र लिख देने से बात नहीं बन पाएगी। भाई सीसी मेंबर्स होते हैं उनके बीच में, वो चर्चा करते हैं। अब उनसे छोटा कोई मेंबर ये कहे कि हम चर्चा के लिए तैयार है, पूरा टीम तैयार है, तो ये कैसे संभव होगा? मैं कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी क्या चाहते हैं? नहीं कह सकता। मुख्यमंत्री जी बताएंगे वो क्या चाहते हैं। और इसलिए उचित फोरम पर उनको समझ से काम करना चाहिए, पहला। और दूसरा ये है कि ये जो लोग हैं बीच में बोल रहे हैं, ये इनके प्रति तो प्रश्न है मन में। एर्राबोर में जलाया गया सबको, तब कहाँ थे ये सब? पूरी बस्ती जलाई गई। नक्सलियों ने बस्तर के आदिवासियों की बस्ती जलाई, 8 साल का बच्चा जलाया, दर्जनों मारे गए, जलकर मर गए। कहाँ थे ये लोग? नक्सलियों से वार्ता की वकालत करने वाले तेलंगाना के नेताओं को भी विजय शर्मा ने खरी खरी सुनाई। साथ ही सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में मिल रही सफलता पर खुशी भी जताई। एरिया डोमिनेशन का विषय है। जवानों ने बड़े ही साहस और शौर्य के साथ, बड़ी ही योजना के साथ ये काम किया है। काफ़ी दूरी तक अब तिरंगा लहरा रहा है। काफ़ी दूरी तक अब भारत का संविधान लागू हो गया, ये कहा जा सकता है वहाँ पर। और ऐसे सारे लोग जो भारत के संविधान से इतर हैं, अलग हैं, कहते हैं कि कुछ अपना चलाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, बंदूक की नली से सरकार निकाल लाएंगे, वो बातें समाप्त हुई हैं वहाँ पर। विजय शर्मा का इशारा साफ है। नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प लेकर ही ऑपरेशन संकल्प चलाया जा रहा है और इसका असर नक्सलियों की बौखलाहट में साफ नजर आ रहा है। एनडीटीवी के लिए जुल्फिकार अली की रिपोर्ट। रायपुर में नगर निगम ने बिजली कटौती का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव में पानी की सप्लाई के वक्त बिजली कटौती की बात है और कहा गया है कि लोग पानी सप्लाई के वक्त पंप लगा लेते हैं, जिससे समस्या आती है। खास बात यह है कि बिजली कटौती वाले इलाकों की लिस्ट में तमाम सामान्य कॉलोनियां हैं और बस्तियां हैं, जबकि लिस्ट में एक भी ऐसा इलाका नहीं है जो पॉश है। सुबह 6:15 बजे से 6:45 बजे तक, शाम 6:15 बजे से 6:45 बजे तक, यानी 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम। रायपुर की बस्तियों में रहने वालों, ये टाइम नोट कर लीजिए। इस दौरान आपके इलाके में बिजली गुल रहेगी। इस फैसले को मंजूर कर लीजिए। मोचीपारा, बुनियाद नगर, बंधवा तालाब, दीनदयाल नगर, शिवानंद नगर, आदर्श नगर, पुराना श्रीनगर, दीक्षा नगर, अशोक नगर, दुर्गा नगर, न्यू शांति नगर, श्याम नगर, जय काली चौक, सारथी चौक, कुम्हारपारा, हनुमान नगर, करण नगर, साकेत विहार। फेहरिस्त बड़ी लंबी है। बस्ती वालों पूरी लिस्ट जरूर देख लें, वरना फिर बाद में शिकायत न करें। अगर लिस्ट देखकर आपको कुछ ख्याल आ रहा हो तो बिल्कुल सही हो सकते हैं, लेकिन शिकायत का हक आपको नहीं है। लिस्ट में रायपुर के किसी भी पॉश इलाके का नाम नहीं है। ये सही है क्योंकि सरकार उन्हें शायद इतना पानी दे देती है जिससे कि आपकी तरह उन्हें जुगाड़ इंतज़ाम ना करना पड़े, पंप लगाकर पानी खींचना ना पड़े। कई बार हक बड़ा और छोटा भी हो सकता है और ये हैसियत से तय होता है। लेकिन यही जो आपका जुगाड़ है वो आप पर भारी है, आपका अपराध है, लिहाजा आप सुबह शाम बिजली कटौती के हकदार हैं। रायपुर नगर निगम की ओर से जारी चिट्ठी कहती है कि आप बस्ती वाले पानी सप्लाई के वक्त टुल्लू पंप का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कर आप अपने हिस्से से अधिक पानी लेते हैं, अस्थायी जल संकट पैदा करने के दोषी बन जाते हैं। लिहाजा जब सुबह शाम आधे आधे घंटे आपको जल मिलेगा तो उस वक्त आपकी बत्ती गुल रहेगी, न बत्ती रहेगी न टुल्लू पंप चलेगा। आपको बस आपके हिस्से का पानी मिलेगा। हिस्सा सरकार ने तय कर दिया है, उतना ही पानी जितने में चल जाए आपकी जिंदगानी। जो आदेश जारी हुआ है वो सारे रायपुर शहर में बहुत सारे एरिया को जहां पानी की दिक्कतें हो रही है उन एरिया को चिन्हित किया गया है और जोन से जो रिपोर्ट आई है उस आधार पर लिस्टिंग की गई है। पर हमारा ये मानना है कि विद्युत बंद करना ये हमारा अंतिम विकल्प हो सकता है। उससे पहले के प्रयासों में हमको ध्यान देना चाहिए और जनता को किस वजह से पानी नहीं मिल रहा है इसमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। जो दिक्कतें पिछले वर्ष में थी वही दिक्कतें आज भी है। इसका मतलब स्पष्ट है कि बीच के समय में कोई काम नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा नहीं किया। बहरहाल हमारे संवाददाता जुल्फिकार अली बस्तियों में पहुंचे, गपशप की, लोगों ने पानी का दुख दर्द साझा किया। लेकिन इससे होता क्या है? होता तो वही है जो मंजूरे सरकार होता है।
अब निगम ने एक पत्र लिखा है कि बिजली गुल कर देंगे उस जगह पे जब आप लोग टेल्लू चलाते हैं, टेल्लू न चला पाएँ तो सब पब्लिक रोड में आ जाएंगे। पानी नहीं मिल पाएगा। हाँ, पानी मिल ही नहीं पाएगा ना। अगर ये कटौती होती है तो कितना मुश्किल हो जाएगा। इसमें पानी का तो विशेष संकट हो जाएगा, क्योंकि बिना टुल्लू पंप से पानी तो बिल्कुल आता ही नहीं। जब पानी आ नहीं रहा, बिजली कटौती उसी समय हो जाएगा, फिर पानी बंद कर देंगे तो पानी बगैर मरेगा आदमी। कटौती हो जाएगी तो टिल्लू तो चला नहीं पाएंगे। हाँ, तो फिर पानी भी नहीं भरेगा। नहीं मिलेगा। तो कितनी दिक्कत होगी फिर? बहुत ज्यादा दिक्कत ही होगी, पानी के बिना तो जीवन ही नहीं है ना। बिजली की कटौती हो जाएगी, टिल्लू अगर उपयोग करते हैं तो टिल्लू नहीं चलाएंगे तो पानी आएगा? टिल्लू नहीं आता, नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आता। तो फिर पानी नीचे भी नहीं आता पानी, ऊपर तो दूर की बात है, नीचे भी नहीं आता। अगर लाइट कट गई तो फिर कितनी दिक्कत होगी? बहुत दिक्कत होगी। लाइट कटने से तो दिक्कत होगी, बिना लाइट के कहाँ चलेगा पानी? तो गंदा भी पानी नहीं मिलेगा। फिर गंदा, हाँ, गंदा भी नहीं मिलेगा। और पानी की समस्या हमारे यहाँ बहुत ज्यादा, और हमारे यहाँ नहीं पूरे मोहल्ले में है समस्या। बस्ती वालों, आप सवाल पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। पूछ सकते हैं कि पॉश इलाकों में पानी सप्लाई के वक्त बिजली कटौती क्यों नहीं? आम लोगों की बस्तियों और कॉलोनियों पर ही एक कुदृष्टि क्यों? टुल्लू पंप पर निर्भर रहने की हम बस्ती वालों की मजबूरी क्यों? पॉश इलाकों को टुल्लू पंप पर निर्भर रहने की जरूरत क्यों नहीं? बिजली पानी पर सिस्टम की ये भेदभाव वाली व्यवस्था क्यों? बस्ती वालों, रहने दीजिए, हालात से समझौता कीजिए। सरकार सुबह शाम 30-30 मिनट पानी दे तो रही है। पानी के लो प्रेशर को अपनी किस्मत समझ लीजिए। बिजली कटौती को खुशी खुशी कबूल कीजिए। विकल्पहीनता की स्थिति में जीने की आदत डाल ही लीजिए। एनडीटीवी के लिए जुल्फिकार अली की रिपोर्ट। भोपाल गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग केस में पुलिस ने 5वें आरोपी नबील को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में सामने आ रहे तथ्य हर किसी को चौंका रहे हैं। आरोपियों से पूछताछ में कई ऐसी बातें सामने आई है जो इस ओर इशारा करती है कि आरोपियों ने पूरी प्लानिंग के साथ इस वारदात को अंजाम दिया था। भोपाल गैंगरेप केस में जहां हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, तो धीरे धीरे पुलिस उस शख्स तक पहुंच रही है जो इस घिनौने कृत्य में शामिल था। अब इस मामले में पुलिस ने 5वें आरोपी को गिरफ्तार किया है। लंबे समय से फरार चल रहा नबील आखिरकार पुलिस के हाथ आ गया है। इस मामले में अब तक नबील समेत फरहान, साद, साहिल और अली की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि अबरार नाम का छठा आरोपी अभी भी फरार है। भोपाल रेप कांड मामले में जैसे जैसे आरोपियों की गिरफ्तारी होती जा रही है, मामला उतना ही संगीन होते जा रहा है। पहले रेप, लेकिन फिर गैंगरेप की धाराओं में इस मामले को पंजीबद्ध किया हुआ है। एक तरफ जहां पुलिस लगातार फरार आरोपियों के पीछे है, तो दूसरी तरफ गिरफ्त में आए आरोपियों से पूछताछ और उनके मोबाइल की जांच में कुछ ऐसी जानकारी सामने आई है जो हैरान कर देने वाली है। आरोपी फरहान युवतियों के अश्लील वीडियो को पॉर्न साइट पर बेचने की फिराक में था। उसके मोबाइल की सर्च हिस्ट्री की जांच में ये बात निकलकर सामने आई है। उसके इस काम में अबरार और नबील उसकी मदद कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक अश्लील वीडियो अबरार और नबील के रूम पर बनाए जाते थे। वीडियो को अबरार और नबील के लैपटॉप में सेव किया जाता था। साहिल के वीडियो बेचने की कोशिश में अबरार और नबील ने मदद की। तीनों ने मिलकर पॉर्न साइट पर वीडियो बेचने के लिए सर्च किया था। साहिल की डांस अकेडमी में 30 हिंदू युवतियों के रिकॉर्ड मिले। इनमें से कई युवतियों को साहिल ने अपना निशाना बनाया। लगातार इस घटनाक्रम पे पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। इसमें अभी तक हम जानते हैं कि 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। कॉलेज से जुड़ा हुआ जो मामला है उसमें लगभग 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक उसमें व्यक्ति जिसका आरोपी में नाम था, उसने लगभग 3 महीने के आसपास पूर्व में उसमें आत्महत्या कर ली थी, और एक आरोपी को पुलिस तलाश कर रही है। इस घटना से जुड़े हर पहलू की सूक्ष्मता से पुलिस जांच कर रही है और इसमें सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। ये मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस बीच पहली बार आरोपी पक्ष से भी कोई सामने आया है। मास्टरमाइंड फरहान के पिता अपने बेटे की गिरफ्तारी से जितने दुखी हैं, उतने ही गुस्से में भी हैं। कहते हैं बेटा दिल से उतर गया, बेहतर परवरिश के बाद भी ऐसा काम किया, इसलिए अब परिवार से उसका कोई वास्ता नहीं। सर, वो न्यायालय इसका फैसला करेगा। लग रहा है तो कहीं गलती हुई होगी और पुलिस इसकी जांच कर रही है। जो भी होगा वो निर्णय अदालत करेगी। बस मैं इससे कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो गलती है ना। अब बाप हूँ तो मैं उसको छोड़ तो दूंगा नहीं। अगर उसने गलती की है तो न्यायालय सजा देगा, और मैं तो उसको निकाल ही दिया है। अब मेरे दिल से उतर गया है,
मैंने जिस तरीके से उसकी परवरिश करी, जिस तरीके से उसको रखा, तो अब इस तरीके से दोस्त यारी में साथ रहने के बाद उन्हें जो कहा, तो उससे तो मेरे दिल तो उतर ही गया ना। अब अगर बिल्कुल छेद से भी धुल जाए, दूध से भी धुल जाए, तो बात वो तो नहीं हो सकती ना। कांच में दरार आ गई है तो दरार जाएगी, थोड़ी कांच ही बदलना पड़ेगा। बेटे की करतूतों से दुखी फरहान के पिता की आवाज में दर्द साफ झलकता है। ऐसा ही दर्द उन पीड़िताओं और उनके परिवार की आंखों में भी जरूर होगा। आज पुलिस ने 5वें आरोपी नबील को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब केवल एक आरोपी अबरार फरार है। देखना होगा कि पुलिस कितनी जल्दी उसकी धरपकड़ करती है। कैमरामैन रिजवान खान के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। तो वही बड़ी खबर ये सामने आई है कि फिर रिमांड पर रेपकांड का आरोपी फरहान अब अशोका गार्डन थाने को मिली है। फरहान की रिमांड बता दें कि 6 मई तक पुलिस रिमांड पर आरोपी फरहान रहेगा। तो पहले बाग सेवनिया थाने की पुलिस को रिमांड मिली थी और अब अशोका गार्डन थाने की पुलिस को केस की जांच सौंपी गई है। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां एक बार फिर से आरोपी फरहान की रिमांड देखने को मिल रही है। और बढ़ेंगे आगे। जिस शहर की स्वच्छता का डंका देश ही नहीं विदेशों में भी बजता है, वहां के लोगों के सामने अगर गंदा पानी समस्या बन जाए तो ये सोचने वाली बात ही ये हालात हैं। अगर एक इंदौर के एक वार्ड के तो यहाँ के रहवासी नलों से गंदा और बदबूदार पानी आने से परेशान है, लेकिन इनकी समस्या कोई सुनने वाला नहीं है। देश का सबसे साफ शहर, लेकिन पानी मिल रहा है गंदा। ये हाल है इंदौर के। इंदौर के वार्ड 59 के रहवासी लंबे समय से परेशान हैं। नलों में ऐसा पानी आता है मानो नाली के पानी की सप्लाई हो रही है। 3 महीने से रहवासी परेशान हैं। शिकायतें कर करके थक चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। देश भर में गर्मी ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं मध्य प्रदेश में इंदौर के तापमान की बात करें तो फिलहाल इंदौर का तापमान 42 डिग्रीज के ऊपर पहुंच चुका है। मैं इंदौर के एक मोहल्ले में मौजूद हूं, जहां पर जल संकट, जो एक बहुत बड़ा संकट अभी इस मौसम में माना जा सकता है या आगे आने वाले समय में भी जल संकट की समस्या जो है इंदौर में देखने को मिल रही है। अभी फिलहाल मैं इंदौर के एक मोहल्ले में मौजूद हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी को स्टोर किया जा रहा है। टैंकर्स बुलाए जा रहे हैं, हर दिन यहाँ पे टैंकर्स आ रहे हैं और जो यहाँ पे बर्तन है, टैंक से वहाँ पर पानी को स्टोर किया जा रहा है। कारण क्योंकि यहाँ पे जो इस मोहल्ले में आने वाला है पानी में जो ड्रेनेज का पानी है वो मिल जाता है और जो साफ़ पानी है वो लोगों को यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। साफ़ पानी के लिए लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार शिकायत कर रहे हैं, पर उनको साफ़ पानी कहीं पर भी नहीं मिल पा रहा है। हर समस्या पर तत्काल कार्रवाई के इंदौर नगर निगम के दावों की हवा निकलते देखना है तो वार्ड नंबर 59 में चले जाइए। रहवासियों का कहना है कि सड़क की खुदाई के बाद से नल के पानी में बदबू आती है। आरोप है कि खुदाई के बाद से ड्रेनेज का पानी सप्लाई लाइन में मिल रहा है, इसलिए ये समस्या आ रही है। इस इलाके के लोग अब पानी लेने के लिए वार्ड 61 के पानी की टंकी पर जाते हैं और सड़क पर लगे नल से डिब्बों में पानी भरकर जैसे तैसे अपने घरों तक लाते हैं। बहुत टाइम की समस्या आ रही, गंदा पानी आ रहा है। आधा घंटा नल आता है, उसमें 20 मिनट तो गंदा पानी आता है, पानी के पते ही नहीं, और 10 मिनट में नल बंद कर देते हैं। नगर से कुप्पी में पानी भरने आया है, 2 व्हीलर एक्टिवा पे। आपके इधर समस्या है? आपके इधर भी है, मतलब वहाँ बन रही है टंकी, तो वहाँ पानी भरने आ रहा है, वहाँ पे बहुत समस्या है। हाँ, टंकियाँ नहीं भरा रही है अभी, तो एक आध हफ्ता हो गया। नलों में कैसा पानी आ रहा है? अच्छा पानी आ रहा है, यहाँ के नल में तो अच्छा पानी आ रहा है, वहाँ पे तो गंदा पानी आ रहा है नाली का। समस्या आजकल की होती तो बात होती। शिकायत करते करते 3 महीने हो गए। अधिकारी आते हैं और सहानुभूति जताकर चले जाते हैं, लेकिन हल आज तक नहीं निकल पाया। तस्वीरों में आपने देखा किस तरीके से पानी को स्टोर किया जाता है। लोगों से हमने बातचीत की, उनकी क्या समस्या है वो जाना। हमने ये जाना किस तरीके से जो ड्रेनेज की पाइपलाइन है, उस ड्रेनेज की पाइपलाइन का पानी जो है वो पीने के पानी में मिक्स हो जा रहा है, जिस वजह से जो पानी आता है सुबह आधे घंटे के लिए, उसमें 15 मिनट पानी में बदबू आती है, गंदगी आती है। जब साफ पानी आना शुरू होता है तब पानी भरना चालू ही करते हैं रहवासी की पानी के नल बंद हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी संकट है, बहुत बड़ी समस्या है इंदौर वासियों के लिए, इंदौर शहर के लिए। और एक सवाल है कि अधिकारी लगातार यहाँ पे आ रहे हैं, मंत्री लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। गर्मी का महीना है, मई का महीना है, जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। ऐसी स्थिति में पानी एक अहम हिस्सा लोगों के जीवन में बन चुका है। अगर इंदौर को आप नंबर 1 बनाने का दावा करते हैं तो आज भी कोई यहाँ पे मोहल्लों में रहने वाले रहवासियों को पानी की संकट है, पानी में बदबू आ रहा है, आज भी पानी की शिकायत क्यों है?
कौन अधिकारी इसको जवाब देगा? क्यों अधिकारी लगातार यहाँ पे आते हैं और किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करते हैं? ये बहुत बड़े सवाल है जो रहवासी लगातार पूछ रहे, पिछले कई महीनों से पूछ रहे हैं। इंदौर से अपने कैमरा सहयोगी लाला शहाबुद्दीन के साथ एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई। राजनांदगांव का एक गांव जो अपनी पहचान के लिए लड़ रहा है, ऐसा गांव जो किसी नक्शे पर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकारी दस्तावेजों में ऐसा कोई गांव दर्ज ही नहीं है। सालों से ग्रामीण परेशान है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। ये है राजनांदगांव जिले का लमना ढार गांव। धरातल पर तो है, लेकिन कागजों में गायब है। सरकारी फाइलों में ढूंढने पर भी आपको इस गांव का नामो निशान नहीं मिलेगा। क्यों? इसका जवाब किसी के पास नहीं। छोटा मोटा गांव होता तो कोई बात भी होती। इस गांव में 70 परिवार रहते हैं। सालों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाकर चप्पलें घिस गए, लेकिन अपने गांव को सरकारी कागजों में पहचान नहीं दिला पाए। राजनांदगांव जिले का एक ऐसा गांव जो राजस्व रिकॉर्ड में ही दर्ज नहीं है। लगातार ग्रामीण, कलेक्ट्रेट और अन्य जगह चक्कर लगा चुके हैं, बावजूद अभी तक ये गांव जो है राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुआ है। राजनांदगांव जिले के पीटे पानी के आश्रित ग्राम लमना ढार में हम मौजूद हैं। एनडीटीवी की टीम इस गांव में पहुंची तो ग्रामीणों का दर्द झलक आया। ग्रामीण दावा करते हैं कि 80-90 साल से उनके परिवार यहाँ रह रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि आज तक गांव को पहचान नहीं दिला पाए। लेकिन परेशानी सिर्फ इतनी सी नहीं है। गांव सरकारी दस्तावेजों में नहीं है तो ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता। किसान परेशान है, गरीब परेशान है। सरकार योजनाएं चलाती है, लेकिन उन्हें लाभ नहीं मिल पाता। कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है, जानते हैं कि आखिर किस प्रकार से उन्हें परेशानियों का सामना हो रहा है और लगातार उनके द्वारा इस मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन अभी भी इस गांव का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुआ है, जिसके कारण कई जो सुविधाएं हैं इनको नहीं मिल पा रही है। इसके साथ ही कई तरीके की परेशानियों का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। ये बताएंगे, अभी तक आप लोग का गाँव जो है राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है? जी सर, अब ये सत्य बात है कि हमारे ग्राम को 80 से 85 साल हो चुके हैं बसे, लेकिन आज तक के राजस्व रिकॉर्ड में गांव का नाम नहीं है और हमें बहुत से ऐसे समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। किसानों को कि कृषि संबंधित जब कोई बात आती है तो ऐसे कई किसान हैं जिसको धान भी बेचने से वंचित होना पड़ता है। कि वास्तविक में यहाँ के लोग ना बहुत दिन से दौड़ भाग कर रहे हैं कि वास्तविक में हमारे गांव के कम से कम राजस्व रिकॉर्ड में तो आ जाए नाम। ये क्या है, ग्राम सर ग्राम पंचायत पीटेपानी का आश्रित ग्राम है। उसके बाद भी कई बार कलेक्टर के पास, विधायक के पास या उनके माध्यम से मंत्री तक के मतलब ये पूरा पहुंच चुका है यहाँ के मामला, लेकिन आज तक कोई झांक कर नहीं देखा इस मामले के प्रति। लमना ढार गांव राजनांदगांव जिले से 80 किलोमीटर और पीटे पानी ग्राम पंचायत से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। हैरानी की बात यह है कि जिस गांव का सरकारी दस्तावेजों के रिकॉर्ड में नाम नहीं है, इस गांव में बाकायदा स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं। इस मामले को लेकर जब कलेक्टर से बात की गई तो उन्होंने जांच कराकर ग्रामीणों की समस्या हल करने की बात कही। सभी जो गांव या फिर बस्तियां होती हैं वो किसी न किसी रिकॉर्ड का होना चाहिए। इस संबंध में जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो आने वाले समय में की जाए। कब जांच होगी, कब कार्रवाई होगी, कब गांव का नाम सरकारी दस्तावेजों में दर्ज होगा, ये सवाल पहले भी थे और अब भी है। गांव का नाम और नक्शा सरकारी रिकॉर्ड पर देखना ग्रामीणों का सपना है। ये सपना कब पूरा होगा, कोई नहीं जानता। किस तरीके से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी पीटे पानी के आश्रित ग्राम के नाम से जो लमना ढार दर्ज है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में नहीं होने के कारण कई प्रकार की जो शासन की सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही है। शासन, प्रशासन, मंत्री, विधायक तक ग्रामीणों के द्वारा जो है इस मामले में जो है उन्हें जानकारी दी गई है, लेकिन अभी तक इस ओर कोई पहल नहीं की गई है, जिसके कारण ग्रामीण परेशानियों का सामना कर रहे हैं। सूर्यकांत यादव, एनडीटीवी, राजनांदगांव। दुर्ग जिले में पानी की किल्लत को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। पीने का पानी नहीं मिलने से परेशान अंजोरा गांव के ग्रामीण 4 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं और इसी कड़ी में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक यह समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक वो धरना खत्म नहीं करेंगे। दुर्ग जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर ग्राम अंजोरा ढाबा में जल संकट गहराते जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीण लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।
मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले 19 अप्रैल को हमने एक खबर चलाई थी एनडीटीवी में और बताया था कि गांव में कैसे डिब्बा के सहारे वो पानी भरते हैं और पूरे गांव के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 ही ट्यूबवेल चालू है, जिसको लेकर ग्रामीण लगातार कलेक्ट्रेट भी पहुंचे, जनदर्शन में भी लगाया गया। इनको हर बार सांत्वना दिया गया कि आपके प्रॉब्लम का समाधान जल्द से जल्द होगा, लेकिन अब तक इनके समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। नतीजन ग्रामीण लगभग 3 से 4 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे हैं, वो अनशन कर रहे हैं, सड़क किनारे धरना दिया जा रहा था और अब ग्रामीण अपने गांव छोड़कर दुर्ग शहर में आने कलेक्ट्रेट परिसर के सामने पहुंच चुके हैं और यहां धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि घरों घर तक पानी का सप्लाई किया जाए और जिस पानी को लेकर वो तरस रहे हैं उन समस्या का समाधान किया जाए। मैं आपको ये भी बता दूं कि एनडीटीवी में ये तीसरी ग्राउंड रिपोर्ट है। हम लगातार अंजोरा ढाबा को मुहिम के तौर पर चला रहे हैं और ग्रामीणों की समस्या को अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। विजुअल में आप देखिए कि किस तरह से सैकड़ों संख्या में ग्रामीण यहाँ पहुँचे हैं, जिनमें ज़्यादातर महिलाएँ भी हैं, क्योंकि महिलाओं को जवाबदेही होता है सुबह शाम घर में पानी भरने का। फिलहाल ये लड़ाई ग्रामीणों की माने तो ये लड़ाई अब भी जारी रहेगा। जब तक इनको पानी उपलब्ध नहीं कराया जाता तब तक ये इसी तरह से डटे रहेंगे। फिलहाल जब हमने पीएचई के अधिकारी से बात करने की कोशिश की तो अधिकारियों का ये भी कहना है कि गांव में 5 से 7 ट्यूबवेल वर्किंग पर है, जबकि ग्रामीण इस बात को झुठला रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ के अधिकारी कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं और जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया था तो हमने भी देखा था कि वहाँ 2 ट्यूबवेल चालू है और दोनों भगवान भरोसे है। ऐसे में ग्रामीणों की समस्या का समाधान करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। ये कब तक समाधान होता है ये भी देखना होगा। चंद्रकांत शर्मा, एनडीटीवी, दुर्ग। पानी के मांग है भैया, मगर पूरा नहीं हो पा रहा है। क्या समस्या है? पानी से नहीं मिला थे। पानी अच्छी समस्या है। कितना ट्यूबवेल है गाँव में? गाँव में बहुत सारा ट्यूबवेल है मगर वहाँ पे पानी नहीं निकलता। कितना फीट? 500-700 फीट में भी पानी? 600-700 पानी ही नहीं है अंजोरा में। अब क्या मांगे हैं, कैसे कहाँ से पानी लाए? हम शिवनाथ नदी से पानी चाहिए। शिवनाथ से चाहिए। हाँ। अंजोरा ढाबा के ग्रामीण आज यहाँ आए हुए हैं। पिछले 1 सप्ताह से भी और जिला प्रशासन के भी संज्ञान में था कि पानी की समस्या अंजोरा ढाबा में है, तो उसके लिए ये मांग कर रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट है उसको चालू करने के लिए मांग कर रहे हैं। पीएचई के अधिकारियों से बात हुई, गांव के बारे में जाना मैंने। वहाँ पे 2500 की जनसंख्या है। पीएचई के अधिकारी से ज्ञात हुआ कि वहाँ पे 11 बोर जो है वो स्थापित है, लेकिन उसमें से 3 ही संचालित है और बाकी जो है वाटर लेवल कम होने के कारण अभी उसमें पानी नहीं है। वहाँ पे 7 पावर बोर हैं, उसमें से 3 संचालित है, 4 में अभी पानी नहीं आ पा रहा है और वहाँ पे अभी तात्कालिक रूप से ये व्यवस्था की गई है कि पानी के टैंकर वहाँ पे भिजवाया गया है। और इसी के साथ एमपीसीजी प्राइम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हेलो 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 नक्सलियों से शांति वार्ता पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान। कहा, माओवादियों के बड़े लीडर या सीसी मेंबर करे पहल तो होगी बात, किसी के भी पत्र लिख देने पर चर्चा मुश्किल।